को नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पर्यावरण का टेस्ट सीरीज नंबर 4। अत्यधिक चारण का परिणाम है। प्रश्न नंबर पहले का अत्यधिक चारण का परिणाम है तो क्या हो जाएगा, इसका मृदा अपरदन हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहले का जो ऑप्शन होगा आपका क्या हो जाएगा, मृदा अपरदन हो जाएगा। बाकी वैसे जो ऑप्शन इसमें दिया गया है मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और जो लोग भी इस समय जुड़े हैं सभी लोग आंसर किया कीजिए। केवल आरती आंसर करती हैं, बाकी और कोई आंसर नहीं करता है। जो भी 2, 4, 5, 10 लोग जुड़ते हैं उनमें से केवल आरती का ही मतलब आंसर आता है। आपको आता है तब भी, नहीं आता है तब भी। गलत सही तुक्का तो मारो, एटलीस्ट पता तो लगे कि आप प्रयास कर रहे हैं। अगर आप परीक्षा में बैठे हैं, आपको प्रश्न नहीं आता है और आपको ये पता है कि हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्या करते हो, सारे प्रश्न करके आते हो कि नहीं आते हो अपने दिमाग से कि चलो इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग अपना आंसर जरूर कीजिए। गलत सही तो होता ही रहता है, ठीक है, तभी सीखेंगे आप। ह्यूमन्स निर्माण में आवश्यक है अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता या ये सभी। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, अपघटक है। प्रश्न नंबर आपका हो गया तीसरा। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, जैव अपघटन। प्रश्न नंबर तीसरे का आपको बताना है तो क्या कहलाएगी, जैव सांद्रण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जैव सांद्रण कहलाएगी। प्रश्न नंबर 4 पे आ गए हम। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। आपको इसके बारे में हमने पहले टेस्ट सीरीज में बता दिया था। सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायुवी कारक, ये सभी। प्रश्न नंबर 4 का तो ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके, ये सभी हो जाएंगे। आंसर जरूर करते रहिए। जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल, प्लवक, वन, उपरिरोही। आप सबको मैं कहना चाहूँगा टीजीटी की वजह से करीब 12-13 अभ्यर्थी ऐसे हैं हमारे यहाँ जो अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 26 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है यूपी टेट के लिए। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि 3, 4 लोग, 5 लोग जुड़ते हैं, 6 लोग या 7 लोग मैक्सिमम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा रीज़न क्या है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। टीजीटी का परीक्षा है 7 और 8 अगस्त को, तो उन लोगों ने टीजीटी के भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, तो उसमें लगे पड़े हैं सब, रातों दिन एक किए हुए हैं। अभी मैं उनको जस्ट पढ़ा के ही फ्री हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लासेस हमारी रेगुलर चलती रहें, इसलिए हम आप लोगों को भी करा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि सर आप क्लास लीजिए, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। जो लोग अगर टीजीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बेसिकली यूपी टेट के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग करते रहिए। अक्टूबर लास्ट या नवंबर 15 नवंबर मतलब नवंबर मिड में आप लोगों को यूपी टेट का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। आज के समय में पेपर की कितनी सत्यता है, मुझे लगता है कि आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये मैं बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। अक्टूबर या नवंबर में आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका सुपर टेट होने वाला है। तो किसी के कहने में मत आए और अपने समय का जो है कि सदुपयोग करें, बर्बाद ना करें। चलिए, जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल, प्लवक, वन, उपरिरोही। तो कौन हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रश्न नंबर 6। पेड़ की कटाई घटाती है। पेड़ की कटाई जब आप करते हैं तो वो क्या घटाती है, ये आपको बताना है। मृदा अपरदन, वर्षा, भूस्खलन या ये सभी। प्रश्न नंबर 6 का, जब आप पेड़ की कटाई कर देते हैं तो वो जो है ना वर्षा को घटा देती है, वर्षा कम होने लगती है वहाँ पे। आप लोग अगर अच्छे से याद हो तो आप लोग राजस्थान में जाके देख सकते हैं, जहाँ रेगिस्तान है, जहाँ पेड़ पौधे दूर दूर तक नहीं हैं, वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। साल में 1 बार 2 बार हो जाती है, वो भी उनकी किस्मत की वजह से। चलिए, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक, कागज़, कपड़ा, धातु। तो अच्छे से आप जानते हैं सरकार हमेशा किस पर बैन लगाती रहती है,
लेकिन उसके बाद भी लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो क्या है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए क्या है? हानिकारक है। प्रश्न नंबर 8, चिपको नारा पारिस्थितिक की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? चिपको नारा पारिस्थितिक की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? चांद प्रसाद भट्ट ने, श्याम प्रसाद बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, वचनी देवी ने। तो जल्दी से आप लोग बताइए, किसने गढ़ा था ये? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति या ये सभी। प्रश्न नंबर 9 का जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसपास के जो आपके वातावरण है, पशुओं और पौधों में जो संबंध है, उसके अध्ययन को आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो क्या कहेंगे? पारिस्थितिक विज्ञान कहेंगे, निजाति विज्ञान कहेंगे, वंशावली विज्ञान कहेंगे, प्रतिभा शास्त्र कहेंगे। तो क्या कहेंगे इसको आप? पारिस्थितिक विज्ञान कहेंगे आप। निम्न में से किसे अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? निम्न में से किसे पर्यावरण के एक भाग के रूप अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता है? वायु, पौधे, पानी, मिट्टी। प्रश्न नंबर 11। तो पौधों को नहीं माना जाता है। ठीक है, ये अजैविक नहीं है, ये क्या है? ये जैविक है। बाकी आप देख सकते हैं वायु, पानी और मिट्टी ये सब क्या होते हैं? अजैविक होते हैं। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक, अजीवित कारक। प्रश्न नंबर 12। तो क्या कहेंगे? जैविक कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? जैविक कारक कहेंगे। ध्रुव तारा कहा जाता है दक्षिण तारे को, उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। ध्रुव तारा कहा जाता है दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। जल्दी से जवाब दीजिए आप सभी लोग। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। पर्यावरण एक स्रोत है। पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का या ये सभी। प्रश्न नंबर 14। तो देखिए अधिगम का तो है ही है आपका, औषधि का भी है और ऊर्जा का भी है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक का मतलब ये होता है जो चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, जो हमें प्राकृतिक से मिली हैं। वरुण, बुध, शनि, शुक्र। कल ही मैंने जब आप लोगों को टेस्ट सीरीज में सामाजिक विज्ञान का करा रहा था, तो वहाँ हमने आप सभी को बोला था जो ग्रहों की बात करेगा तो ग्रहों में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 16। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो समझ लीजिए कि एक नंबर आपका खराब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? देखिए कल ये प्रश्न आया था, पूछा गया था। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। कौन सा है? बुध है। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद क्या आता है? बृहस्पति, सॉरी पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति। इस तरीके से आप क्रम को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? सबसे लंबा दिन दक्षिण गोलार्ध का किस दिन होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर। तो क्या होता है? 22 दिसंबर होता है। दक्षिणी गोलार्ध की बात की गई। अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करता तो क्या होता? 21 जून हो जाता। मैंने देखिए 21 जून पे टिक किया।
जिसको आप योगा दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तापमान, पवन, वृष्टि, आर्द्रता। प्रश्न नंबर 19 तो क्या है? वृष्टि है। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची है? कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रश्न नंबर 20 का जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, जीव समुदाय और वातावरण, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। प्रश्न नंबर 21 का जवाब दीजिए। क्या हो जाएगा? जीव समुदाय और उसके वातावरण संतुलन तंत्र, जीव समुदाय और उसके वातावरण संतुलन तंत्र। मैं प्रश्न को 2 बार इसलिए रिपीट करता हूँ, ऑप्शन भी 2 बार 3 बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप एटलीस्ट सुने तो सही। ठीक है, सुन के उसको आप भी इस तरीके से करेंगे तभी आपके मन मस्तिष्क में बैठेगा ये प्रश्न। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना। हमारे कोचिंग में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने केवल जो है कि ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके ही यूपी टेट को पास कर लिया। 1500 की प्रैक्टिस सेट किया उन्होंने, 1500 क्वेश्चन का, 2000 क्वेश्चन का जो हम कराते थे। जैसे मान लिए किसी स्टूडेंट ने हमारे यहाँ लेट एडमिशन लिया, परीक्षा आपका 1 महीना 2 महीना रह गया है, जब एडमिशन लिया तो उसने हम प्रैक्टिस सेट शुरू कर देते थे उस समय। तो उस प्रैक्टिस सेट को ही जो है कि सारे प्रश्नों को रट डालते थे वो लोग, और उसके बाद 112 नंबर 113 नंबर ले आए वो लोग। लेकिन डिटेल में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में डिटेल में एक डिस्क्रिप्शन जिसको आप कहते हैं, मतलब विस्तृत रूप से इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा अकॉर्डिंग टू टॉपिक। ठीक है, तो ये आपको जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है यही लेवल रहेगा आपका यूपी टेट का आने वाला, और सी टेट का भी एंड सुपर टेट का भी। सुपर टेट में भी पर्यावरण है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं, शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, अधिक तेज चाल। प्रश्न नंबर 22 का तो इसका क्या हो जाएगा? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। बाकी आप सभी लोग देखते होंगे बंदर भी हैं और सभी लोग चार पैरों से चलते हैं, है कि नहीं? लेकिन मनुष्य भी ऐसे ही चलते थे, बंदरों की तरह ही चलते थे, है ना? आप कह सकते हैं कि हाथी की तरह चलते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका विकास हुआ तो आज जो है कि मनुष्य 2 पैरों से चलता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मनुष्य को ही माना जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ। भूकंप की बात कर रहे हैं, भूकंप की तीव्रता नापने की बात हम कर रहे हैं। कल सामाजिक विज्ञान में भी मैंने इसके बारे में बताया था आपको, क्योंकि पर्यावरण लगभग सभी सब्जेक्टों का एक संकलन है। इस बात का विशेष तौर से आप लोग ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 23 क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? यह प्रश्न देखिए रिपीटेड हो गया। यह प्रश्न आपका क्या हो गया? रिपीटेड हो गया। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? तो कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। तो आपके लिए बोनस है, ये समझ लीजिए कि जो प्रश्न रिपीटेड है उसका आंसर तो एटलीस्ट आपका सही आना चाहिए। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 25 का तो कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत, देखिए दोबारा से रिपीट हो गया। अब यहाँ पे प्रेरणा स्रोत की बात की गई है। हेमंती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 26 तो कौन है? सुंदरलाल
बहुगुणा है। तो क्वेश्चन को देखिए घुमा फिरा के कैसे पूछता रहता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन की बात कर रहे हैं, जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं वही लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं वो। तो वो क्यों लेते हैं? जिसकी वजह से उनका डायबिटीज़ क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या होता है, प्रोटीन होता है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि, ये सभी। प्रश्न नंबर 28 का जवाब दीजिए आप लोग। देखिए मेरी कोशिश है कि 25-50 प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है वो कम से कम 20 मिनट में, अधिकतम 30 मिनट में, मतलब 20 to 30 बिटवीन में होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम में पिछड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ना सीधा आंसर टिक कर दिया, क्योंकि ये गणित नहीं है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, उसमें आप कैलकुलेशन करोगे तो समय लगेगा। जब हम मैथमेटिक्स करेंगे, हम मैथमेटिक्स का भी टेस्ट सीरीज जैसे लेके आ रहे हैं, ये हो सकता है आपको जो है कि अगस्त से देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बताऊं, जब मैं इस तरीके से कराऊंगा तो उसका सोल्यूशन भी कराऊंगा मैं, तो वहाँ पे समय लगेगा। समझ रहे हैं ना बात को आप? तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब इनका ज्ञान आपको अच्छे से होगा, अन्यथा फिर सोचते रहिए क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 28 का आंसर दे दीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। पौधों का अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, तने में, पराग कोश में, पराग कणों में। प्रश्न नंबर 29 किसमें होगा? पराग कोश में होगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, डेट्रीटोवोर, डेट्रीटिवोर 30 का। तो क्या हो जाएगा? शाकाहारी। प्रश्न नंबर 31 ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर का मतलब जो बुखार आता है, ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल, लिव 52। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? तो ये भी पर्यावरण का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका किया जाता है इस्तेमाल? पैरासीटामोल का किया जाता है। सभी लोग कहते हैं अच्छा फीवर हो गया है, एक पैरासीटामोल ले लेना, आराम मिल जाएगा, है ना। ये आम बात है प्रत्येक घरों में। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में 95% मोर देन सबके घरों में पैरासीटामोल का टैबलेट जरूर मिलेगा, कोई टैबलेट मिले या न मिले, ठीक है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? लैक्टोलैसिलस, एफ्सिजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस। प्रश्न नंबर 32 का तो कौन हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा, ठीक है। लैक्टोबैसिलस। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने करी थी? रुधिर जिसको हम कहते हैं कि खून, ब्लड। जेंगिस ने, पेंटिंगमास्ट ने, लैंडस्टीनर ने या कार्ल मार्क्स ने? प्रश्न नंबर 33 का लैंडस्टीनर ने करी थी। किसने करी थी? लैंडस्टीनर ने। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र क्या कहलाता है? भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 34 का तो इनमें से कोई नहीं कहलाता है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए आप लोग, हम पर्यावरण की टेस्ट सीरीज चौथी कर रहे हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट तरीके से आप मान लीजिए कि 4 चल रहा है, और इससे पहले भी हमने साइकोलॉजी के कई कराए हैं आपको, और हिंदी का भी हमने करा दिया। आई थिंक 3 या 4 तो आई थिंक हिंदी का भी हो गया है आप लोगों का। देन
मैथ में भी हमने आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज करा दिया है। इंग्लिश में हम प्रेजेंट टेंस बाकी चीज़ें करा दिए हैं। तो टीजीटी के बाद जो हमारी फैकल्टी है फ्री हो जाएगी तो आपको बाकी सब्जेक्टों का कराना शुरू करेगी। तो कम से कम इतना तो फीडबैक आप लोग अभी मुझे बता दीजिए कि ये आप लोगों को ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है। ईमानदारी से बताइएगा, कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्याज, आलू, अदरक सबके घरों में होता है, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तना, जड़, अपस्थानिक जड़ें या सड़क पत्र, क्या है ये तना है, ये जड़ हैं, या अपस्थानिक जड़ें हैं, या सड़क पत्र हैं। तो ये क्या है? ये तना है। ये क्या है? ये तना है। ठीक है। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव स्पाइरोगायरा, पैरामीशियम, विषाणु, हाइड्रा। तो क्या होगा? पैरामीशियम। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, तो पैरामीशियम का जो एक शेप होता है वो एक स्लीपर यानी कि जो चप्पल आप लोग पहनते हैं ना, उसके साइज़ का होता है। मतलब साइज़ क्या, एक तरीके से उसका वही आकार होता है, और ये एक कोशिकीय होता है। ये निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, या ये सभी? प्रश्न नंबर 37 का। तो क्या हो जाएगा? रीठा हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? रीठा। निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो जिसको आप कहते हैं सीएनजी एक तरीके से। तो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं केलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। गैसीय अपशिष्ट क्या है ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 39 का। लकड़ी, कोयला से जलने वाला जो धुआं है वो क्या है? गैसीय अपशिष्ट है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? विषाणु द्वारा प्रकीर्णन पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णन पौधे, कायिक के जनन द्वारा वितरित, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। प्रश्न नंबर 40। तो क्या हो जाएगा इसका? फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में क्या स्थान है? मतलब कि अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो मंगल का सौरमंडल में ग्रहों के अनुसार किस क्रम में होगा वो? छठा, सातवां, पांचवा, चौथा? प्रश्न नंबर 3, चलिए 41। प्रश्न नंबर 41 का बताना आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा? सातवां, आकार की दृष्टि से। और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका जवाब आप कमेंट में करके बता दीजिए मुझे। और सबसे छोटा कौन सा है? दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? मेकमेक, प्लूटो, मंगल, एरिस। तो सारे के सारे बौना ग्रह हैं केवल मंगल ग्रह को छोड़कर। मंगल ग्रह को छोड़कर सभी ग्रह क्या हैं? बौने ग्रह हैं। बौने ग्रह क्यों माने जाते हैं आपको बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक पार्क का चक्कर लगा रहे हैं और दूसरा पार्क भी आके उस पार्क का कुछ हिस्सा काट लेता है, इस तरीके से। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, आप लोग बस लाइन में रहिए। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए एक ग्रह है अपना चक्कर इस तरीके से लगा रहा है, और दूसरा ग्रह जो है कि अपना चक्कर ऐसे लगा रहा है। लेकिन कंडीशन क्या हो जाती है समझाता हूँ मैं। ये जो चक्कर लगा रहा है ये वाला ग्रह, इस ग्रह की बीच में ऐसे आके जब चक्कर लगाने लगता है तो उसको बौना ग्रह कहते हैं। कहने का तात्पर्य समझिए कि ये सूर्य हो गया आपका। ये क्या हो गया? जो मैंने डॉट्स लगाई ये सूर्य हो गया। और सूर्य का जो है कि सभी ग्रह चक्कर इस तरीके से लगाते हैं। सभी ग्रह इस तरीके से पूरा चक्कर लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। पूरा इस तरीके से चक्कर लगा रहे होते हैं।
लेकिन जो बौना ग्रह होता है ना दोस्तों, वो भी चक्कर लगाता तो जरूर है। जैसे मान लीजिए चक्कर लगा रहा है, बौना ग्रह चक्कर लगा रहा तो ऐसे आ जाएगा वो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बौना ग्रह, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 पे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर हम 44 पे आ गए, ठीक है। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, मंगल। मैंने आप लोगों से पहले बोला कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, साइज के आकार में भी और वैसे भी आपको बताना है। तो कौन सा है सबसे छोटा ग्रह? प्रश्न नंबर 44 का मंगल ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं? पृथ्वी, वरुण, बृहस्पति, शनि। तो किसके हैं? ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में, बताइए जल्दी से। बृहस्पति के सबसे ज़्यादा ग्रह हैं, उसके बाद शनि के आते हैं। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है, वो क्या है? चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह का मतलब समझो कि सूर्य के, जैसे जहाँ पे सूर्य है, सूर्य के पास से जो लगातार चार ग्रह होते हैं उसको आंतरिक बोला जाता है। उसके बाद के जो चार ग्रह होते हैं उसको बाहरी ग्रह बोला जाता है या बाह्य ग्रह बोला जाता है। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी तो क्या हो जाएंगे? आपके आंतरिक ग्रह हो जाएंगे। बचा क्या? केवल शनि। तो शनि आपका आंतरिक ग्रह नहीं है। आकार के संदर्भ में शनि का हमारे सौरमंडल में स्थान कौन सा है? अब यहाँ पे आकार के हिसाब से पूछा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रश्न नंबर 47 का, तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह वरुण, यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा। होगा कि नहीं होगा? इस बात को आप लोग समझ रहे हैं भाई। अगर आपने एक जगह आग जलाया, आपने क्या किया कि आपने आग जलाया, सर्दी के मौसम में लोग आग जलाते हैं, है ना, हाथ को सेकने के लिए, थोड़ी ठंडी कम लगे। आपने आग जलाया तो सबसे ज़्यादा आँच किसको लगेगी? जो आग के पास में होगा। जो दूर होगा उसको क्या लगेगी? अब आपने मान लो आग जलाया, मैं अपने घर पे हूँ, तो क्या मुझे आपके आग की आँच मेरे पास आ रही है? मतलब ही नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो फिर मैं क्या हो गया? बिल्कुल ठंडा ग्रह। तो उसी तरीके से जो सूर्य के सबसे दूर ग्रह होगा वही सबसे ठंडा ग्रह होगा। ये कॉमन सी बात है। वरुण, यूरेनस, शुक्र एंड बृहस्पति। तो जल्दी से बता दीजिए अब, तो कौन सा हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो किसको किया जाता है? बुध, बृहस्पति, शनि। तो किसको किया जाएगा? प्लूटो को किया जाएगा। आज के टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में होकर गुजरती है? मकर, कर्क, भूमध्य रेखा एंड प्रमुख भूमध्य रेखा। तो ये बता दीजिए जल्दी से जवाब आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 50 का इंतजार कर रहा हूँ मैं, जल्दी से बताइए। कर्क रेखा, ठीक है। तो आपका ये पर्यावरण का टेस्ट सीरीज नंबर 4 कंप्लीट हुआ आज। कल आपको टेस्ट सीरीज नंबर 5 मिलेगा देखने को। हाँ, तब तक आप लोग आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे 40 मिनट लग जाता है। एक्चुअली क्या है कि हम भी फ्री होते हैं, फ्री होने के बाद फिर सेटअप करना पड़ता है उनका, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए क्लास आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे लेट मिलती है अगली क्लास, ठीक है। तो चलिए हम उसकी सेटिंग अभी से शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आप सभी लोगों को उसकी क्लास जो है कि 5 बजे मिलनी शुरू हो जाए।